हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग गैसियस स्टेट चैप्टर देख रहे थे। चलिए उसमें देखते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। ओके, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। चलिए यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन, दो टर्म है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब समझिए और इफ्यूजन का मतलब समझिए। देखिए इसमें एक हम परफ्यूम, इसके अंदर परफ्यूम का कंटेनर है, परफ्यूम है, परफ्यूम बोतल है, परफ्यूम बोतल है, ठीक है। इसका अभी ढक्कन क्लोज है, इसके अंदर परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम है इसके अंदर। और एक यहाँ पे हम ट्यूब बना लेंगे, एक ट्यूब है, ठीक, ट्यूब के अंदर एयर है, इसके अंदर एयर भर दिए, एक ट्यूब है। ओके, चलिए दोनों को समझिए। डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मतलब समझिए क्या होता है डिफ्यूजन और इफ्यूजन। तो हम यहाँ पे इसके अंदर जो परफ्यूम है, इसका थोड़ा सा अगर हम इसको ढक्कन को खोल दें, ढक्कन जैसे खोलेंगे तो इसके अंदर का परफ्यूम बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा और ये पूरे स्प्रेड करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर का कंसंट्रेशन, इसके अंदर का कंसंट्रेशन क्या था? हाई था। इसके अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, बढ़ा हुआ था। और इधर बाहर क्या है? परफ्यूम नहीं है, यानी इसके बाहर में कंसंट्रेशन क्या है? आउटसाइड, आउटसाइड क्या है? कम है, कंसंट्रेशन इसका नहीं है। यानी कि आप कर सकते हैं कि ये परफ्यूम का जैसे ढक्कन खोले तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो हुआ गैस का। इसके अंदर जो गैस है, परफ्यूम है, या जो भी परफ्यूम लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है या गैसियस फॉर्म में, तो अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो गैस का फ्लो हुआ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, इसमें कहीं पे एनर्जी का खर्च नहीं हुआ। अब यहाँ देखते हैं, इसमें एक ट्यूब है जिसके अंदर गैस है। अब इसको क्या करते हैं? छोटा सा ओरिफिस कर देते हैं, तीन होल, तीन से एक होल बना लिए, तीन होल, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ओरिफिस, ओरिफिस, ठीक है, तीन होल कर लिए, या उसको इसमें उसको ओरिफिस भी बोलते हैं, छिद्र बोलते हैं। तो ओरिफिस से इसके अंदर से क्या होगा? एयर निकलेगा, ठीक है। ये जो गैस निकलेगा, ये जो गैस निकलेगा, इसको बोलते हैं इफ्यूजन, इसको इफ्यूजन बोलते हैं। तो आप डिफ्यूजन और इफ्यूजन का मतलब समझ में आ गया आपको। यानी थ्रू इसमें पिन होल कहना नेसेसरी है, यानी कि आप ओरिफिस के थ्रू अगर गैस निकलता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो क्या होगा? वो इफ्यूजन कहलाएगा। और अगर ये इसमें जिसमें इन्फ्यूजन ओरिफिस का यानी होल का, स्मॉल होल का चर्चा नहीं होगा, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा गैस का, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो हम लोग डिफ्यूजन और इफ्यूजन समझ गए। अब देखिए ग्राहम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, ग्राहम नाम का साइंटिस्ट ने बताए थे कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन दिए थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोले? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, दो चीज को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस। ओके, मॉलिक्यूलर मास, या ये भी बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ द गैस। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन का हम लोग को स्टेटमेंट यहाँ से आ जाएगा, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे रेट ऑफ डिफ्यूजन
or effusion of gas is inversely proportional to a square root of molecular mass of that gas, या बोल सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस। ये क्या है? मोलिकुलर वेट ऑफ गैस, या मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द गैस, ओके। तो यहाँ से ये हम लोग को पता चल गया कि अगर किसी भी गैस, देखिए इनवर्सली रिलेशन है, तो किसी भी गैस का देखिए मोलिकुलर मास इनवर्सली रिलेशन है, तो अगर मोलिकुलर मास को बढ़ाते हैं, मोलिकुलर मास अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? घट जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे क्या हम लोग देखें कि अगर डेंसिटी को बढ़ाते हैं, गैस का डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? घट जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से रिलेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अगर दो केस लेके चले तो R1 बट्टा R2 बराबर क्या होगा? 1 बट्टा रूट अंडर M1 बट्टा क्या होगा? 1 बट्टा रूट अंडर M2। फिर डेंसिटी की बात करेंगे, ये भी हो जाएगा 1 बट्टा रूट D1 बट्टा रूट अंडर 1 बट्टा D2। ओके, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? R1 बट्टा R2 ये ऊपर चला जाएगा, M2 बट्टा M1 इक्वल टू यहाँ क्या होगा? D2 बट्टा D1। तो प्रॉब्लम आता है। अब सवाल है यहाँ पे हम लोग बात किए रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन, ओके, जिसको हम R से लिखे थे। R क्या है? देखिए सपोज ये कंटेनर है और इसके अंदर परफ्यूम, तो यहाँ से जो भी इसके अंदर गैस है, अगर ये गैस निकल रहा है, यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, ये जो गैस बाहर आ रहा है, तो कितना वॉल्यूम, गैस का कितना वॉल्यूम यूनिट टाइम में निकल रहा है, उसको कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। यानी हम लोग कह सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल टू V बाई टी। V क्या है? इसके अंदर जो भी गैस था, जो गैस निकल रहा है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिफ्यूज्ड या इफ्यूज्ड गैस बटा ये क्या है? टाइम टेकन, उस गैस को निकालने में कितना समय लगा, और ये आपका क्या है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो हम लोग यहाँ से अब इस रिलेशन में एक ये भी ऐड हो जाएगा। सपोज अगर हम R1 R2 के लिए करें तो R1 बाय R2 दो केस लेके करें तो V1 बटा T1 बटा V2 बटा T2 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम यहाँ पे पुट कर दें तो फाइनली हम लोग को ये मिल जाएगा R1 बटा R2 की जगह पे V1 बटा T1 बटा V2 बटा T2। तो यहाँ लिख सकते हैं V1 बाय T1 बटा V2 बाय T2, यानी ये भी ऐड हो गया इसमें। तो ये आपका इस रिलेशन पे प्रॉब्लम आता है। ओके, देखिए इसमें हम लोग जो रेट ऑफ डिफ्यूजन अभी पढ़े हैं, तो रूट अंडर M या ये था आपका रूट अंडर D, ठीक है। लेकिन किस चीज को कांस्टेंट रखा गया था? एट कांस्टेंट P एंड T, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखे थे। सपोज इफ P वेरीज, अगर P को हम वेरी कर दें, बदल दें, P वेरिएबल हो जाए तो क्या हो जाएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, रेट ऑफ डिफ्यूजन
डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ से बोल सकते हैं R1 बट्टा R2, R1 बट्टा R2 इक्वल टू यहाँ से हम लोग फाइनली एक और स्टेप कर लें, तो ये लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बाय रूट M, ओके, P बाय रूट M। तो फाइनली बोलिए क्या होगा, R1 बट्टा R2 P1 बट्टा P2, P1 बट्टा P2, ये हो जाएगा इंटू रूट अंडर M2 बट्टा M1 हो जाएगा। यानी इससे हम लोग रिलेट कर लिए। अगर हम डेंसिटी के साथ भी करें तो ये भी लिख सकते हैं डेंसिटी के साथ, R1 बट्टा R2 P1 बाय P2, ये हो जाएगा M2 बाय M1, ओके। तो इसमें प्रॉब्लम आता है, चलिए इस पर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। सपोज H2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है और CO2 गैस है। अगर पूछेगा आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट एट 25 डिग्री C एंड 1 atm प्रेशर इतना है और टेम्परेचर फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका हाईएस्ट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है बी से डी, क्या होगा, इसके आंसर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो आपको हम बताया है, अभी बताए कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, इसका क्या हो जाएगा 2 ग्राम पर मोल, इसका क्या हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, इसका 28 ग्राम पर मोल और इसका 44 ग्राम पर मोल। तो मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ाते हैं, देखिए मॉलिक्यूलर मास को अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा, और मॉलिक्यूलर मास को अगर घटाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो घटाएंगे तो बढ़ेगा, इसका मतलब आपसे हाईएस्ट पूछा गया है, तो मॉलिक्यूलर मास किसका सबसे कम है वो देखना है। हाइड्रोजन का देखिए मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम पर मोल, इसका मतलब क्या है, जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, इसका मतलब आंसर ही हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ओके। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।